मेरी शादी के कुछ ही महीने बाद मेरे पति की मौत हो गई थी। मैं बहुत सुंदर थी, इसलिए मेरी सास ने मेरी शादी अपने छोटे बेटे से करवा दी। मैं अपने देवर के कमरे में जाने से घबरा रही थी। मुझे लगता था कि वह बच्चा है मेरा, उसके साथ रिश्ता जबरदस्ती करवा दिया है। फिर मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर करना ही क्या है, क्योंकि वह बच्चा है, इन सब के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होगी। मेरी सास मेरे पीछे पड़ी थी। कुछ दिन तो इस तरह बीत गए, लेकिन एक दिन मैं देखकर हैरान रह गई। मेरा देवर खुद ये कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था कि वह बच्चा है, उसे इन सारी बातों का पता नहीं होगा, इसलिए वह कह रहा होगा उसके लिए ये सब नया है, इसलिए वह खुश हो रहा है। एक तो उसकी शादी हो गई, वह भी इतनी जल्दी। लेकिन फिर मैं रात में उसके कमरे में गई तो वह बिल्कुल तैयार बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से प्यासा हो और आज वह अपनी प्यास बुझाना चाहता हो। उस वक्त मैं बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि मैं तो उसे बच्चा समझ रही थी, लेकिन वह इस कदर वह सब करने के लिए तड़प रहा था, जिसे देखकर मैं बिल्कुल घबरा रही थी। मुझे लगा था कि उसे बाहर लाकर सुला दूंगी, लेकिन उसने तो मेरी हालत ही खराब कर दी। जैसे ही उसने मेरे अंदर इना मेरा नाम सिया है, और बचपन से ही लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ किया करते थे, लेकिन मेरी जिंदगी में खुशियां ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। पापा, जो मुझे दुनिया की हर बुरी चीज़ से बचाने का वादा करते थे, माँ के जाने के बाद जैसे टूट से गए। उन्होंने कुछ ही महीनों में दूसरी शादी कर ली और फिर मेरी जिंदगी में मेरी सौतेली माँ आ गई। शुरुआत में तो वह मुझसे बहुत प्यार से पेश आई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनका असली रूप सामने आने लगा। वह मुझसे घर के हर छोटे बड़े काम करवाने लगी और हर बात पर ता देने लगी। मुझे हमेशा यह एहसास दिलाया जाता कि मैं इस घर में सिर्फ एक बोझ हूँ। पापा अपने काम में व्यस्त रहते और शायद ये कभी समझ ही नहीं पाए कि उनके जाने के बाद मेरी दुनिया किस तरह से बदल चुकी थी। मेरी सौतेली माँ ने मेरी पढ़ाई में भी अड़चन डालनी शुरू कर दी। वह कहती कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें घर संभालना सीखना चाहिए। लेकिन पढ़ाई ही एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो मुझे इस दुनिया से अलग ले जाकर एक नई उम्मीद दिखाती थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मुझे भरोसा था कि एक दिन अपनी मेहनत से मैं अपने जीवन को बदल दूंगी। एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौटी तो देखा कि कुछ अजनबी मेहमान घर में बैठे थे। मेरी सौतेली माँ ने मुझे उनके सामने चाय और नाश्ता परोसने को कहा। जैसे ही मैंने ट्रे थामी, मुझे महसूस हुआ कि वे सभी अजीब नज़रों से मुझे घूर रहे थे। उनमें से एक आदमी मेरी सौतेली माँ से बोला, ये लड़की की बहुत खूबसूरत है। मेरी माँ मुस्कुराए और बोली, हाँ सिया बहुत सुंदर है। फिर उन्होंने मुझे अंदर जाने का इशारा कर दिया। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद मेरी सौतेली माँ ने मुझसे कहा, सिया तुम्हारी शादी की बात पक्की हो गई है, अगले महीने तुम्हारी शादी है, तैयारियां शुरू कर दो। मैं हैरान रह गई। पहले तो मुझे लगा कि वह मजाक कर रही है, लेकिन जब उन्होंने गंभीरता से कहा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मुझे अपनी शादी की कल्पना करने का भी मौका नहीं मिला था। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं होने देंगी, लेकिन अब जब ये हो रहा था तो मैं अजीब सी खुशी से भर गई। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, घर में रौनक थी और मैं भी इस नए जीवन को लेकर उत्साहित थी। मैंने अपने पति को देखा तक नहीं था, लेकिन मैं कल्पनाओं में खोई रहती थी। कैसा होगा वह, कैसा होगा मेरा जीवन। मेरी सौतेली माँ ने मेरे लिए खूबसूरत कपड़े और गहने लाकर दी। पहली बार उन्होंने मुझसे इतनी अच्छी तरह व्यवहार किया था। पापा भी बदले बदले लग रहे थे। उन्होंने कहा, सिया तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। शादी का दिन आ चुका था, घर में हर तरफ रौनक थी, रंग बिरंगी लाइटें झिलमिला रही थी, ढोल नगाड़ों की आवाज़ पूरे माहौल को संगीतमय बना रही थी। मेरी सहेलियां मुझे सजा रही थी, मेरे हाथों में लगी मेहंदी अभी हल्की हल्की महक रही थी। आईने में खुद को देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी खूबसूरत लग सकती हूँ। लाल जोड़े में सजी मैं एक सपने जैसी लग रही थी। दिल में हजारों सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। कैसा होगा वो, क्या मेरी जिंदगी अब सच में बदलने वाली है, क्या मुझे इस घर में प्यार मिलेगा। लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सा डर भी था, एक अनजान जीवन की शुरुआत का डर। परात की शहनाइयां गूंज रही थी, बाहर से शोर सुनाई दे रहा था। मेरी सहेलियां मुझे खिड़की से देखने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं इतनी शर्मीली थी कि एक झलक देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक मेरी भाभी अंदर आए और हंसकर बोली, अरे सिया अब तो दूल्हे राजा आ गए, चलो तैयार हो जाओ। मेरी सहेलियों ने मुझे घेर लिया और मुझे मंडप की ओर ले जाने लगी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो अभी छलक जाएगा। विवाह मंडप सजा हुआ था, चारों तरफ की महक थी। जैसे ही मैंने मंडप में कदम रखा मेरी नजरें झुकी हुई थी। विवेक मेरे होने वाले पति सामने बैठे थे, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पा रही थी। मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, अग्नि के चारों ओर हम
फेरे ले रहे थे और मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। 7 फेरों के दौरान विवेक ने मेरे हाथ को हल्के से दबाया, जैसे कोई विश्वास दिला रहा हो कि अब से सब ठीक रहेगा। सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ मैं सिया से विवेक की अर्धांगिनी बन चुकी थी। शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो गृह प्रवेश की रस्म हुई। मेरी सास ने बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया। मैंने उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। घर में एक नया माहौल था, हर तरफ हंसी टिटो चल रही थी। कुछ ही देर में मेरी नंदे और देवर मुझे छेड़ने लगे। हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन मेरे दिल में बस एक ही बात थी, विवेक से पहली बार ठीक से मिलना। जब सुहागरात के लिए मुझे मेरे कमरे में भेजा गया तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। कमरा फूलों से सजा था, हल्की रोशनी और गुलाब की खुशबू पूरे माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। मैं भारी लहंगे में सिर झुकाए बैठी थी, हाथों में चूड़ियों की खनखनाहट गूंज रही थी। तभी दरवाजा खुला। मैंने धीरे से नजरें उठाए और पहली बार अपने पति को नजर भर कर देखा। विवेक बहुत अच्छे दिख रहे थे, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़े। मेरे पास आकर वे कुछ पल खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, सिया मुझे पता है कि यह सब तुम्हारे लिए बहुत नया है। मैं तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ, जब तक तुम सहज महसूस ना करो तब तक कुछ भी जबरदस्ती नहीं होगा। उनकी यह बातें सुनकर मेरी घबराहट थोड़ी कम हुई। मैंने सिर उठाया और उनकी आंखों में झांकने की कोशिश की। उनमें सिर्फ अपनापन था, सम्मान था। फिर उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई रोहन के बारे में बताया। सिया, रोहन मेरी जान है। जब वह सिर्फ 9 साल का था तब हमारे पापा का देहांत हो गया था। उस दिन से मैंने उसे अपनी संतान की तरह पाला है। वह हमेशा मेरे साथ सोता था, मैंने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो और मैं चाहता हूं कि तुम भी उसे उतना ही प्यार दो जितना मैं देता हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करें, वह मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह रहेगा। हमारी पहली रात बेहद खूबसूरत रही, हमने बहुत सारी बातें की। विवेक सच में बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद मेरी तकदीर अब सच में बदलने वाली है। सुबह जब मैं उठी तो मेरी सास मेरे कमरे में आए और मुझसे सुहागरात को लेकर अजीब सवाल करने लगी। मैं शर्म से लाल हो गई, सोचने लगी कि औरतें ऐसी बातें क्यों करती हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। नाश्ते के दौरान मैं रोहन के पास बैठी, वो बहुत चंचल और मजाकिया था। पहले तो वे हंसी मजाक करता रहा, फिर अचानक उसने अजीब सवाल करने शुरू कर दिए। भाभी, आप और भैया रात में क्या कर रहे थे? मैं थोड़ा चौंक गई, फिर सहज होकर कहा, हम लोग बातें कर रहे थे। वह शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन आप लोग तो जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट बंद थी, मैंने देखा था। मेरे देवर की बातें सुन मैं हैरान रह गई। मन में अजीब सा डर बैठने लगा कि क्या वह रात भर हमारे कमरे के बाहर ही था? क्या उसने हमारी कोई बात सुन ली थी? उसकी मासूम सी शक्ल देखकर लगता तो नहीं था, लेकिन उसके सवाल मुझे बेचैन कर रहे थे। मेरे मन में शर्मिंदगी के साथ साथ अजीब सी घबराहट भी थी। वह इतनी सहजता से मुझसे बातें कर रहा था जैसे ये कोई आम बात हो। मैंने तय किया कि मैं इससे कम से कम बात करूंगी, लेकिन तभी वह फिर से सवाल करने लगा, भाभी आप कहाँ सोती हैं और भैया कहाँ सोते हैं? उसकी बात सुनकर मुझे काटो तो खून नहीं, मैं हक्का बक्का रह गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सवाल का क्या जवाब दूं। मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो वह और उत्सुक हो गया, क्या आप दोनों एक साथ सोते हैं? अब तो मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया, मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, बस किसी तरह उसकी बातें टाल दी और वहां से उठकर चली गई। लेकिन मन में एक बेचैनी सी बनी रही, क्या ये सब सच में एक बच्चे की मासूमियत थी या फिर कुछ और? शाम को जब विवेक घर आए तो मैंने उनसे ये सारी बातें बता दी। विवेक, रोहन मुझसे बहुत अजीब अजीब सवाल पूछ रहा है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। विवेक मेरी बात सुनकर थोड़ा चौंके, फिर बोले, कैसे सवाल? मैंने जब उन्हें बताया कि रोहन हमारे बारे में ऐसे सवाल पूछ रहा था तो विवेक ने थोड़ी बेरुखी से कहा, सिया मैंने तुमसे कहा था कि मेरा भाई बहुत मासूम है, लेकिन तुम तो आते ही उसकी शिकायतें करने लगी हो। मैंने तुरंत कहा, मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही, लेकिन सोचो इतनी छोटी उम्र में उसके दिमाग में ये सब सवाल क्यों आ रहे हैं? कहीं किसी ने उसे कुछ गलत तो नहीं सिखाया? विवेक ने लंबी सांस ली और बोले, सिया इस उम्र के बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है, वे हर चीज को समझना चाहते हैं। वह कोई गलत बात नहीं कर रहा, बस जानना चाहता है। बच्चों को सही दिशा देने की जरूरत होती है, ना कि उनकी कमियां निकालने की। मैं उनकी बातें सुनकर चुप रह गई। मुझे समझ आ गया कि विवेक अपने भाई के लिए हद से ज्यादा इमोशनल थे। शायद उन्हें ये लग रहा था कि मैं रोहन को गलत समझ रही हूँ। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अगर विवेक को खुश रखना है तो उनके सामने रोहन की किसी भी बात का जिक्र नहीं करना चाहिए। शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे, लेकिन विवेक बहुत रोमांटिक इंसान निकले। उन्हें मुझ में बेइंतहा दिलचस्पी थी, वे मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते थे। एक दिन सुबह से ही मेरी सास मुझे बुला रही थी, लेकिन विवेक ने मुझे अपने पास से उठने ही नहीं दिया। सिया इतनी जल्दी क्यों उठ रही हो? बस मेरे पास बैठो, मेरी आंखों में देखो, विवेक ने प्यार से कहा। मैं हंसते हुए बोली, लेकिन आपकी माँ मुझे बुला रही है, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। लेकिन विवेक मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। थोड़ी देर और बैठो ना, बातें करो, तुम्हारी बातें सुनना मुझे अच्छा लगता है।
रोमांस महसूस करो जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन करते हैं। मैं उनकी बातों पर हंस पड़ी, लेकिन साथ ही मन में डर भी था कि सास नाराज ना हो जाए। मैंने फिर से कहा, विवेक माँ गुस्सा हो जाएंगी, मुझे जाना चाहिए। विवेक ने थोड़ा रूठते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली, मेरी सास का गुस्से से भरा चेहरा सामने था। बहू, तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया, उसे अब कोई और दिखाई ही नहीं देता। मैंने धीरे से कहा, माँ ऐसा कुछ नहीं है। विवेक खुद ही मुझे रोक रहे थे, मैं क्या कर सकती हूँ। सास की आंखों में नाराजगी थी। तुम जैसी बई आते ही बेटे को माँ से दूर कर देती है। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा कि शादी के बाद बहुओं को हमेशा इस कश्मकश से गुजरना पड़ता है, एक तरफ पति का प्यार तो दूसरी तरफ सास की उम्मीदें। लेकिन मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि विवेक मुझे बेपनाह मोहब्बत कर रहे थे। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उनको हर हाल में खुश रखना, इसलिए मैं घर के सारे काम अच्छी तरह से करती थी। मैं कभी अपनी सास से कुछ नहीं बोलती थी और उनको कोई जवाब भी नहीं देती थी। अगर जवाब देती तो बहुत तरीके से, जिस पर वह गुस्सा नहीं होती थी। मेरे जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, तभी मुझे एक बुरी खबर मिली कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौके पर मौत हो गई है। ये सुनकर हमें बहुत बड़ा सदमा लगा और मैं चीख चीख कर रोने लगी। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और सोचने लगे कि यह बात झूठी भी हो सकती है। लेकिन जब विवेक की लाश देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी सास और देवर हम सब बुरी तरह से रो रहे थे, लेकिन अब मेरा पति दुनिया से जा चुका था। ये दुख मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मेरी हालत रो रो बहुत खराब थी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तूने मेरे बेटे को खा गई, तेरे कदम ही मनहूस है, तेरी वजह से इस घर की शांति चली गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तू ही मनहूस है। सास की बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं जानती थी कि वह अपने बेटे के खोने के गम में है, लेकिन उनकी बातों ने मुझे और भी दुखी कर दिया। मैंने खुद को बहुत कमजोर और अकेला महसूस किया। विवेक की मौत के बाद मेरी जिंदगी का हर पल एक भारी बोझ जैसा लगने लगा। सास की नफरत और दोषारोपण ने मेरे लिए जीना और भी मुश्किल कर दिया। उन्होंने हर पल मुझे याद दिलाया कि उनकी नज़रों में मैं एक मनहूस औरत हूँ जिसने उनके बेटे को छीन लिया। रोहन भी इस दुख में डूब गया था, उसने भी मुझसे दूरी बना ली। घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था, हर दिन एक नई चुनौती बन गया था। सास की कड़वी बातों और रोहन की चुप्पी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद विवेक की अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हो गई। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं कमरे में अकेले बैठी हुई थी। विवेक की तस्वीर के सामने मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रोहन, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, मैं अब क्या करूंगी। मैंने अपनी तकलीफें और दुख रोहन की तस्वीर से कह दी। तभी रोहन कमरे में आया। उसने मुझे रोते हुए देखा और मेरे पास आकर बैठ गया। वह धीरे धीरे मेरे करीब आया और उसने मुझे कस के गले लगा लिया और कहने लगा, भाभी आप रो क्यों रही है, कृपया शांत हो जाए, आप रो रही हैं तो मुझे भी बहुत दुख होता है। फिर वह मेरे बदन को यहाँ वहाँ छूने लगा। मुझे उसकी हरकत है बहुत ही अजीब लगी। इस तरह लगभग 2 महीने ही गुजरे थे, तो मैंने सोचा मेरे लिए अब यहाँ रखा क्या है, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में खुश रहने के लिए रह ही क्या गया है। मेरे अपनों में सिर्फ पापा ही थे, बाकी तो मेरी माँ भी सौतेली ही थी। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए तो मैं उदास होकर एक ऐसी बात की जिससे सब हैरान रह गए। मेरी सास का कहना था कि मैं इसे वापस नहीं भेज सकती, यह मेरे बेटे की विधवा है। तब मेरे पापा ने गुस्से से कांपती आवाज में कहा, आपका बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो फिर मेरी बेटी को इस घर में क्यों रोका जा रहा है, इसका अब यहाँ क्या काम। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस बहस को गंभीरता से देख और सुन रहा था, लेकिन मेरी सास की आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक अजीब सी नफरत थी। उन्होंने तमतमा हुए जवाब दिया, इसी की वजह से मेरा बेटा मरा है, अब मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा, तो फिर यह हमारी जिम्मेदारी निभाएगी। मेरे पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, आप मेरी बेटी के साथ अन्याय कर रही हैं, यह आपके बेटे की पत्नी थी, कोई आपकी गुलाम नहीं। लेकिन मेरी सास को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनकी आंखों में अजीब सा जुनून था जो हर रिश्ते से ऊपर था। तभी मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया जो पहले से ही लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे। बहस तेज हो गई, कभी बात इस तरफ जाती कभी उस तरफ, लेकिन नतीजा वही था। मेरी सास किसी भी हालत में मुझे इस घर से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। फिर अचानक उन्होंने अपने फैसले की घोषणा कर दी, अगर इसे इस घर में रहना है तो इसे फिर से शादी करनी होगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने घबराकर पापा की ओर देखा। उन्होंने ताज्जुब से पूछा, क्या, किससे। मेरी सास ने एक ठंडी सांस भरी और जवाब दिया, घर में अब एक ही मर्द बचा है। रोहन। ये सुनते ही पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रिश्तेदारों के बीच फुसफुसाना, जिस लड़के को मैंने हमेशा छोटे भाई की तरह देखा, जिसे मेरा पति बेटा मानता था, आज उसे मेरे लिए पति बनाया जा रहा था। मेरे लिए ये सब एक भयानक सपना था। मैं पापा
की ओर देख रही थी, उम्मीद कर रही थी कि वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन तभी मेरी सौतेली माँ आगे आई और बोली, अच्छी बात है, अगर इसे अपने घर ले जाएंगे तो इससे हमारा क्या फ़ायदा, दोबारा इसकी शादी के लिए कौन रिश्ता ढूंढेगा, एक विधवा के लिए कौन रिश्ता लेकर आएगा, आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी अच्छे रिश्ते नहीं थे, तो इसकी कौन सुनेगा। मुझे अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर गहरा आघात लगा। वह औरत जो कभी मेरी माँ की जगह लेने आई थी, आज मेरी जिंदगी को बर्बाद करने की साजिश में शामिल थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा ने एक आखिरी बार मेरी सास को समझाने की कोशिश की, लेकिन रिश्तेदारों और सौतेली माँ की साजिशों के आगे वे भी बेबस हो गए। आखिरकार उन्होंने भारी मन से मेरी सास की बात मान ली और मुझे वहीं छोड़कर चले गए। मेरा दिल धक से रह गया। अब मैं इस घर में कैद होकर रह गई थी। कुछ ही दिनों बाद, जब तक मैं इस सदमे से बाहर भी नहीं आई थी, मेरी शादी की तारीख तय कर दी गई। अब मैं फिर से उसी घर की बहू बनने जा रही थी, बस पति बदल चुका था। शादी के दिन घर में धूमधाम थी, लेकिन मेरे दिल में मातम छाया हुआ था। रिश्तेदार हंस रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन मेरी आत्मा जैसे दम तोड़ रही थी। मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया, जबरन मंडप में बिठाया गया और मैं सुन्न होकर फेरे ले रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक कठपुतली हूँ जिसे धागों से बांधकर नचाया जा रहा है। जब शादी के 7 फेरे पूरे हुए तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार मान ली है। इतना तो मैं अपने पहले पति की मौत पर भी नहीं रोई थी जितना इस जबरदस्ती की शादी पर रोई। शादी के बाद मेरी सास मुझे पकड़कर बैठी और बड़े प्यार से बोली, अब तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, आज तेरी सुहागरात है, जा अपने पति के पास, मुझे काटो तो खून नहीं। मेरी सांसें तेज हो गई, मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। नहीं, मैं इस शादी को नहीं मानती। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर तू अपने कमरे में नहीं गई तो फिर से कोई अनहोनी हो जाएगी। क्या तू मेरे दूसरे बेटे को भी मारना चाहती है? ये सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। मुझे विवेक की मौत याद आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस तरह मुझ पर आरोप लगाएंगे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था, मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी। रात का समय था, सास ने मुझे तैयार किया, सुहागरात की सारी रस्में की और मुझे कमरे में भेजने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं दरवाजे पर खड़ी रही। तू अंदर क्यों नहीं जा रही? सास ने गुस्से में पूछा। माँ, मुझे इस शादी का मतलब समझने में समय लगेगा, मैंने धीमे से कहा। समय लगेगा? सास की आवाज में हैरानी थी। यह शादी तेरे और हमारे भले के लिए हुई है, तू इस घर की जिम्मेदारी संभालेगी। लेकिन मैंने सिर झुका लिया, मैं अपने फैसले पर अडिग थी। मैं उस बच्चे को अपना पति नहीं मान सकती थी जिसे मैंने हमेशा एक छोटे भाई की तरह देखा था। आखिरकार मेरी सास ने हार मान ली, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन मैं जानती थी कि यह उनकी हार नहीं थी, यह सिर्फ एक नई साजिश की शुरुआत थी। मैं रात भर दरवाजे के पास बैठी रही, सोचती रही कि आखिर मेरी जिंदगी में ये कैसी मुसीबत आ गई है। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हें नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले के ढेर सारे बच्चे को इकट्ठे कर ली है। अब मैं रोज 30 से 40 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। इन सब से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता था, मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ मुझे घर का सारा काम भी करना पड़ता था। 3-4 दिन इसी तरह गुजर गया। मैं अपने देवर के कमरे में जाने से घबराती थी, मुझे लगता था कि वह बच्चा है मेरा, उसके साथ रिश्ता जबरदस्ती करवा दिया है। फिर मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर करना ही क्या है, क्योंकि वह बच्चा है, इन सब के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होगी। मेरी सांस मेरे पीछे पड़ी थी। कुछ दिन तो इस तरह बीत गई, लेकिन एक दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई, मेरा देवर खुद ये कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था कि वह बच्चा है, उसे इन सारी बातों का पता नहीं होगा, इसलिए वह कह रहा होगा, उसके लिए ये सब नया है, इसलिए वह खुश हो रहा है। एक तो उसकी शादी हो गई, वह भी इतनी जल्दी। लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि उसके दिमाग में ऐसी बातें तो मेरी पहली शादी के पहले दिन से ही थी। मैं समझ गई कि उसे इस तरह की चीज़ों का शौक है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी, यह कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैं बुरी तरह रोने लगी, मैं भी घर से भागना नहीं चाहती थी, आखिर भागकर भी कहाँ जाती? एक बार भाग जाती तो मुझ पर थप्पा लग जाता कि यह घर से भाग गई। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी थी, मैंने सारी जिंदगी इज्जत से जारी थी, मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी? मैं बुरी तरह से रोने लगी और अपने दूसरे पति के साथ वापस आ गई, लेकिन मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए था, मेरा दिल नहीं कर रहा था उसे पति कहने का। सुबह इस बात की खबर मेरी सास को भी हो गई, लेकिन मेरे देवर ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद मेरी सास ने शोर करना शुरू कर दिया, उसने कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी, तुमने तमाशा बना रखा है, तुम इसकी पत्नी हो, पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसी रात मेरी सास ने मुझे जबरदस्ती फिर से दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक पल को मैंने सोचा कि मैं अंदर से कमरे को ताला लगा लूं, लेकिन
मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले ही दरवाजा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा देवर कमरे में आ गया। मैंने सोचा वह तो बच्चा है, इसे डरा धमका कर सुला दूंगी। मैं बेकार ही परेशान हो रही हूँ। इस तरह मेरी सास भी खुश हो जाएगी और मैं भी खुश रहूंगी। यह बात किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। मैं हैरान होने लगी थी। यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। मेरा देवर जब कमरे में आया तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने उसकी तरफ बिना देखे ही ठंडे स्वर में कहा, ठीक है अब सो जाओ। मैं मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी लेकिन उसकी आंखें मुझ पर ही टिकी हुई थी। वह फिर से बोला, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इस बार मैंने उसे घूर कर देखा और सख्ती से कहा, मैं अच्छी लगूं या बुरी इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अब चुपचाप सो जाओ। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो अब मुझे नकली लग रही थी, लेकिन उस मासूमियत के पीछे एक अजीब सी कुटिलता भी थी जो मुझे भीतर तक असहज कर रही थी। मुझे लगा इसे समझाना जरूरी है। मैंने शांत स्वर में कहा, देखो रोहन, ये स्थिति हम दोनों के लिए आसान नहीं है। मैं तुम्हारी भाभी थी और अब अचानक तुम्हारी पत्नी बना दी गई हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यह रिश्ता सिर्फ नाम का ही रहे। तुम्हें समझना होगा कि मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा देवर मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था, एक ऐसी नज़र जिससे किसी ने भी मुझे पहले नहीं देखा था। मैंने उसे डपट हुए कहा, तो मैं से क्यों देख रहे हो, चुपचाप सो जाओ। अचानक बिना किसी चेतावनी के उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं हैरान रह गई। तुम्हें तमीज नहीं है कि अपने पति से कैसे बात की जाती है। तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, बेवकूफ़ औरत। उसकी आवाज़ अब किसी बच्चे की नहीं बल्कि किसी दरिंदे की तरह लग रही थी। मैंने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, तुम अभी बच्चे हो, जमीन से निकले भी नहीं हो और पति बनने के लिए रो रहे हो। तुम मेरे पति नहीं हो। वह हंसा, एक खतरनाक हंसी। तुम जानती हो मैं तुम्हें पहले ही दिन से पसंद करता था। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या मतलब। उसने अपनी आंखों में वही शैतानी चमक लिए कहा, मुझे अपने बाप जैसे भाई को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। मेरी आवाज जैसे मेरे गले में ही फंस गई। वह आगे बढ़कर फुसफुसाया, हाँ भाभी या कहो मेरी पत्नी, मैंने भाई की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे ताकि वह मरे और मैं तुम्हें पा सकूं। सबने समझा कि वह एक हादसा था, लेकिन असल में वह मेरी प्लानिंग थी। पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे मैं मासूम बच्चा समझ रही थी वह एक खूंखार हत्यारा निकला। जिस भाई ने इसे बाप की तरह पाला उसी ने उसे मार डाला, सिर्फ मुझे पाने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भाग जाना चाहती थी, मैं चीखना चाहती थी, लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया और बिस्तर पर गिरा दिया। अब तुम मेरी हो, उसने पागलों की तरह कहा। अब तो उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। मैं किसी भी तरह उसकी पकड़ से निकलना चाहती थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और किसी तरह दरवाजे की तरफ दौड़ी। बचाओ बचाओ, मैं चीखती हुई बाहर आई। घर के सारे लोग हॉल में इकट्ठा हो गए। मेरी सास, रिश्तेदार, पड़ोसी सब मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं हंसती हुई चीखी, ये लड़का, इसने अपने भाई को मारा है, ये हत्यारा है। इसने जानबूझकर विवेक के ब्रेक फेल की थे ताकि वह मर जाए और यह मेरी शादी मुझसे कर सके। हॉल में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी रोहन कमरे से बाहर आया और मासूमियत भरी झूठी आवाज में बोला, भाभी झूठ बोल रही है। वह मुझे अपना पति नहीं मानती, इसलिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। सास की आंखों में गुस्सा भरिया, क्या बकवास कर रही हो सिया। रोहन इतना मासूम बच्चा है और तुम उस पर ऐसे घटिया इल्जाम लगा रही हो। रिश्तेदारों ने भी मुझे घूरना शुरू कर दिया। अब यह विधवा हमारा घर संभालने की जगह हमारे बच्चे पर ही इल्जाम लगाने लगी। किसी ने ताने कसे। मुझे अपने चारों तरफ अंधेरा सा महसूस हुआ। कोई मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। ये लड़का हत्यारा है, मुझे इससे बचाओ। मैंने फिर चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज गुम हो गई। तभी रोहन मेरी तरफ आया और धीरे से फुसफुसाना, कोई भी तुझ पर यकीन नहीं करेगा सिया, तू मेरी थी, मेरी ही रहेगी। मेरा सिर चकराने लगा। मैं अब एक पिंजरे में फंसी थी जहां मेरा कोई हमदर्द नहीं था। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मैंने मन में सोचा। मैं अपनी जान दे दूं। रात को जब सब सो रहे थे मैं चुपचाप कमरे से निकली और रसोई में जाकर चाकू उठा लिया, लेकिन तभी सास ने मुझे देख लिया। तू क्या कर रही है। उन्होंने मेरे हाथ से चाकू छीन लिया। मैं चीख पड़ी, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस लड़के के साथ नहीं रहूंगी। मरने की जरूरत नहीं है सिया। रोहन कमरे के कोने से बोल उठा, तेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, या तो इस घर में मेरी पत्नी बनकर रह या फिर पूरी जिंदगी इसी पिंजर में कैद होकर गुजार। लेकिन अब मैंने ठान लिया था, मैं अपने पति के हत्यारे को सजा दिलाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगानी पड़े। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।